जो सबसे पहला डिस्कशन करना है, जैसा मैंने आपको बताया था, वो हमको करना है रेवेन्यू रिकॉग्निशन के ऊपर, ठीक है ना। वो किस चीज के ऊपर में करना है? रेवेन्यू रिकॉग्निशन के ऊपर करना है। सर रेवेन्यू रिकॉग्निशन का मतलब क्या? ये वाला डिफरेंस आप सबको पता होना चाहिए कि सर प्रॉफिट एक चीज होता है और रेवेन्यू एक चीज होता है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। रेवेन्यू का मतलब आपका सेल्स, ठीक है ना। अगर आप इसको शॉर्टकट में बोले तो आप इसको सेल्स भी समझ सकते हैं, ठीक है। So obviously revenue recognition is one of the most important accounting standards that you have and which all of you should be aware of। क्योंकि जो भी धांधली किसी कंपनी में, कोई भी फ्रॉड कभी किसी कंपनी में चालू होता है ना, वो मोस्टली सेल्स से रिलेटेड होता है, ठीक है। अगर अपने थोड़ा पास्ट में जाएं तो ऑब्वियसली अगर इफ यू गाइज हैव स्टडीड इंड एस, स्पेशली अगर आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंड एस नहीं, अगर आप इफ एनी वन ऑफ यू हैव स्टडीड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो आप सबको पता होगा कि देयर वर डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर डिफरेंट आइटम्स, ठीक है ना। डिफरेंट आइटम्स के ऊपर में, जैसे अगर रियल एस्टेट में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कैसे होगा, सेल्स बुक कैसे होगा, उसके लिए एक अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था। आपका जो सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है उसके ऊपर में अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था। और एग्जैक्टली लाइक सत्यम, राइट अमन। सो ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द अकाउंटिंग, और जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था वर्ल्डकॉम का, सॉरी मैंने आपको एग्जांपल दिया था एनरॉन का, राइट। एनरॉन में भी तो फ्रॉड यही हुआ था ना कि वो लोग अपना सेल्स पहले ही बुक कर लेते थे। इवन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स का सेल वो लोग डे वन में बुक कर लेते थे यूजिंग एमटीएम अकाउंटिंग। सो दुनिया में जितना भी बड़ा बड़ा आपने अकाउंटिंग फ्रॉड्स देखे होंगे, मोस्टली दे स्टार्ट विद सेल। और उसका प्रॉब्लम क्या था? एट द हार्ट ऑफ द सब्जेक्ट, द प्रॉब्लम वॉज कि यार जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे ना, वो क्लियर नहीं थे इन टर्म्स ऑफ कि आपको रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करना चाहिए। और दूसरा, अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे, एंड ऑब्वियसली देयर वाज आल्सो डिफरेंस बिटवीन यूएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड यूरोपियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सो दे थॉट कि 2014 में they started a project, when I say ISB and FASB, they said कि भाई हम लोग अपना अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं लेके आएंगे, लेट्स वर्क टुगेदर टू कंबाइन करके हम लोग एक ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करेंगे रेवेन्यू रिकॉग्निशन के ऊपर में, एंड दैट विल डिसॉल्व ऑल द एग्जिस्टिंग डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दैट यू हैड, either related to real estate, either related to goods and services। और एक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था ना कि many of these accounting standards जो 2014 के पहले थे, they were not able to manage complex transactions। जैसे सॉफ्टवेयर कंपनीज हो गया, ई कॉमर्स कंपनीज हो गए, तो उनके ट्रांजैक्शंस के ऊपर में रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज होना चाहिए, उसके ऊपर में एनफ गाइडेंस नहीं था। सो दैट डेफिनेटली वारंटेड ओवरऑल ऑफ द सिस्टम, एंड दैट इज वेयर बोथ दीज अकाउंटिंग बॉडीज केम टुगेदर एंड दे फाइनली केम अप विद द कंबाइंड, नॉट अ कंबाइंड, हालांकि उन्होंने अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही बेसिकली पब्लिश किया, but at least they worked together and their accounting standards on revenue recognition was mostly same। तो ISB ने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डाला उसको बोला IFRS 15, ठीक है ना। रेवेन्यू रिकॉग्निशन का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IFRS ने जो लेके आया वो IFRS 15 का है, और FASB ने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया वो बनाया ASC 606। तो ठीक है ना। एनीवेज यू डोंट हैव टू रिमेंबर द नंबर, बट इट इज ऑलवेज गुड टू हैव, ठीक है ना। तो पहला प्रॉब्लम क्या था भैया, एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ मैंने आपको क्विकली समझा दिया कि एक तो वो कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस को एड्रेस नहीं कर पा रहे थे। दूसरा क्या है कि यार देयर वर क्वाइट अ लॉट डाइवर्जेंस, ठीक है ना। देयर वाज डिफरेंसेस बिटवीन हाउ अ रेवेन्यू वाज रिकॉग्नाइज्ड इन अ यूएस वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो दे सेड कि भाई एक काम करते हैं, अपने कन्वर्ज करते हैं। सो दे वर्क टुगेदर एंड दे कन्वर्ज देयर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, राइट। दे कन्वर्ज देयर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और पहले के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे दे वर ओपन टू इंटरप्रिटेशन।
तो हर कंपनी अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट करके उसके लूपहोल्स को निकाल के रेवेन्यू को अपने हिसाब से बुक करता था. सो टू स्टॉप ऑल ऑफ दैट, ठीक है ना, they finally came up and they issued this revenue recognition का नया accounting standard. सर जनरल प्रिंसिपल क्या है, आपको सेल्स कब बुक करना चाहिए? What is the general principle regarding sale? Can anybody tell me? What is the general principle कि हमको सेल कब रिकॉर्ड करना चाहिए? ठीक है, बिफोर वी गो इनटू द IFRS 15 और ASC 606, कैन एनीबडी टेल मी कि हमको रेवेन्यू अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कब रिकॉग्नाइज करना चाहिए? अक्रूवल बेसिस पे, ओनरशिप ट्रांसफर जब हो जाए तब, ठीक है. AS2 के 5 स्टेप्स, AS2 कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में बात कर रहे हैं कि 5 स्टेप्स होते हैं, ठीक है. ट्रांसफर ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड, एग्जैक्टली व्हेन द गुड्स और सर्विसेज हैव बीन प्रोवाइडेड एंड कॉस्ट हैज बीन इनकर्ड. तो जनरल प्रिंसिपल क्या है ना कि आप सेल्स तब बुक करेंगे जब सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड जो है वो ट्रांसफर हो गया है टू द बायर. इसको ही हम लोग बोलते हैं अक्रूवल बेसिस. सो इंस्टेड ऑफ एंड व्हेन इट इज अर्न्ड, ठीक है ना, व्हेन इट इज अर्न्ड. और हम कब बोलेंगे कि वी हैव अर्न्ड द रेवेन्यू? व्हेन द सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड इज ट्रांसफर्ड टू अ बायर. इसको हम लोग अक्रूवल बेसिस भी बोलते हैं. सो वी डोंट वेट फॉर मनी टू कम. जिस दिन हमने अपने कस्टमर को सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर दिया, हम रेवेन्यू को बुक कर सकते हैं, ठीक है. तो ये तो जनरल प्रिंसिपल है कि भाई हम रेवेन्यू तब रिकॉग्नाइज करेंगे व्हेन वी हैव अर्न्ड द रेवेन्यू, ठीक है ना. व्हेन वी हैव अर्न्ड द रेवेन्यू वी विल रिकॉग्नाइज इट. तो ये जनरल प्रिंसिपल है. पर अब बात करते हैं कि ये जो है ना एक सिग्निफिकेंट, ये जो IFRS 15 बोला कि भाई रिस्क एंड रिवॉर्ड से खाली मतलब नहीं है, हमको क्या चेक करना चाहिए? हमको चेक करना चाहिए कंट्रोल. सो इंस्टेड ऑफ बुकिंग रेवेन्यू वेयर द रिस्क एंड रिवॉर्ड इज ट्रांसफर्ड, आपको ये चेक करना चाहिए कि क्या बायर के पास कंट्रोल गया है कि नहीं गया है, ठीक है ना. बायर के पास कंट्रोल गया है कि नहीं गया है. सो देयर वाज अ शिफ्ट फ्रॉम रिस्क एंड रिवॉर्ड फ्रेमवर्क टू कंट्रोल फ्रेमवर्क अंडर द न्यू IFRS 15, ठीक है ना. अब वो कंट्रोल फ्रेमवर्क क्या है उसके बारे में हम लोग और डिटेल में डिस्कशन करेंगे. तो IFRS 15 का एक 5 स्टेप मॉडल है जो आप सबको याद रखना चाहिए. पहले मैं वो 5 स्टेप्स को लिखूंगा, फिर उसके एक एक आइटम को डिटेल में डिस्कस करूंगा. तो स्टेप नंबर 1 क्या है, एंड आई वुड बेसिकली अर्ज यू ऑल के आप मेरे साथ साथ में लिखेंगे. तो सबसे पहला चीज क्या है कि आप कभी भी जब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करें, ठीक है ना, तो these are the 5 steps और these are the principles that you have to follow before you book any revenue. तो पहला पॉइंट क्या था कि आप आइडेंटिफाई कर दीजिए कॉन्ट्रैक्ट विथ कस्टमर. आप आइडेंटिफाई कर दीजिए कॉन्ट्रैक्ट विथ कस्टमर. दिस इज द फर्स्ट नंबर स्टेप. द सेकेंड नंबर स्टेप इज कि आप आइडेंटिफाई कर लीजिए परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को. आप आइडेंटिफाई कर लीजिए परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को. आप आइडेंटिफाई कर लीजिए परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को. एनीबडी जिसको पता है स्टेप नंबर 3 क्या होगा? हु हैज ऑलरेडी कवर्ड, कैन दे टेल मी व्हाट इज द स्टेप नंबर 3? तो आइडेंटिफाई करिए कॉन्ट्रैक्ट विथ कस्टमर, आइडेंटिफाई करिए परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन. Anybody? What is step number 3? Pricing. सही बोल रहा है सोहेल, परफेक्ट. द थर्ड स्टेप इज आप डिटरमाइन करिए ट्रांजैक्शन प्राइस को. यू शुड डिटरमाइन द ट्रांजैक्शन प्राइस.
आप अलोकेट करिए ट्रांजैक्शन प्राइस को टू परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। तो आप अलोकेट करिए परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पे। और जो फिफ्थ स्टेप था जो मैंने आपको बोला, आप रिकॉग्नाइज करिए रेवेन्यू, एक बारी जब कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड, व्हेन कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड। तो इसके ऊपर में इट्स क्वाइट टेस्टेड इन एग्जाम एज वेल, ठीक है ना। सो दीज आर द 5 स्टेप्स जो आपको फॉलो करना चाहिए बिफोर यू मेक अ डिसीजन कि आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उसका स्टेप नंबर 1 क्या है कि आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, एंड रिकॉग्नाइज करिए रेवेन्यू व्हेन कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड। तो स्टेप नंबर 1 क्या है कि भैया कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कस्टमर के साथ में। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि भाई एक लीगल अग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है ना। अगर हम स्टेप नंबर 1 का बात करें, तो पॉइंट क्या है स्टेप नंबर 1 में? पॉइंट क्या है स्टेप नंबर 1 में? पॉइंट है कि भाई हमको कॉन्ट्रैक्ट देखना है। और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? एक लीगल अग्रीमेंट, ठीक है ना, जो कि इन्फोर्सिएबल है बाय लॉ। एक लीगल अग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सिएबल है बाय लॉ। सर, और आप सब अगर somebody who is coming from CA बैकग्राउंड, आप सबको पता ही होगा कि कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट रिटन भी हो सकता है, ठीक है ना। द बस मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज के कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दोनों पार्टी, सेलर और बायर के जो भी राइट्स हैं, ऑब्लिगेशंस है, वो क्लियरली लिखे हुए होने चाहिए। अगर कॉन्ट्रैक्ट स्टेब्लिश ऑलरेडी कर रहा है देन यू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है ना। इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग देन यू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। द नेक्स्ट स्टेप इज कि आप आइडेंटिफाई करिए परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। देखिए, अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूं तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का मतलब है कि हम बेच क्या रहे हैं। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज व्हाट आर वी सेलिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक रियल एस्टेट कंपनी हूं, इफ आई एम अ DLF, ठीक है ना, सो व्हाट एम आई सेलिंग? आई एम सेलिंग हाउसेस टू यू, सो माई हाउस कंस्ट्रक्शन इज माई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। सर, डिटरमाइन करिए ट्रांजैक्शन प्राइस। डिटरमाइन करिए ट्रांजैक्शन प्राइस का मतलब क्या है कि भाई इसका दाम क्या है। और ये अलोकेट करने का मतलब क्या हो गया? बहुत बार क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप घर के नीचे जाते हैं और आप एक सामान खरीद के लाते हैं, तो उसमें कोई भी अलोकेशन का प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है ना। यू हैव ओनली बॉट वन और गुड्स, बट मेनी अ टाइम्स व्हाट वी हैव सीन इज कि देयर इज बंडलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना। बहुत बारी हम लोग एक साथ में 3-4 सामान खरीदते हैं, या हम लोग कभी कभी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं जहां पर हम गुड्स भी खरीद रहे हैं और साथ साथ में सर्विसेज भी खरीद रहे हैं। तो जहां पर भी बंडलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा ना, वहां पर मेरे को अपने ट्रांजैक्शन प्राइस को अलोकेट करना पड़ेगा टू परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, ठीक है ना। मेरे को अलोकेट करना पड़ेगा मेरे ट्रांजैक्शन प्राइस को जो मैंने ऊपर में ढूंढा था टू द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। एंड लास्ट जब मैंने अलोकेट कर लिया, मैंने सारा कैलकुलेशन कर लिया, तो देखो भाई, जो स्टेप नंबर 3 और 4 है ना, वो अमाउंट के बारे में है कि हम कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। जो पॉइंट नंबर 5 है ना, वो टाइमिंग के ऊपर में है कि हम एक्चुअल में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे कब, ठीक है। तो इट शुड बी क्लियर। ये 5 स्टेप्स आपको एकदम हिंदी में समझ में आना चाहिए कि सर रेवेन्यू बुक करने के लिए हमको कॉन्ट्रैक्ट जरूरी है हमारे कस्टमर के साथ में। उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्लियरली पता होना चाहिए कि हम क्या बेच रहे हैं, सामने वाला क्या खरीद रहा है। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अगर पता है तो फिर यार ट्रांजैक्शन प्राइस, दाम भी तो पता होना चाहिए कि कितना रुपया का ये कॉन्ट्रैक्ट है, तो ट्रांजैक्शन प्राइस पता कर लीजिए। और अगर एक से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज है तो ये जो ट्रांजैक्शन प्राइस आपने ढूंढा ना, ट्रांजैक्शन प्राइस का मतलब क्या? सेलिंग प्राइस।
एकदम हिंदी करके बोले तो। और परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का मतलब वो कौन से गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो हम बेचने वाले हैं, ठीक है ना। आई होप इट इज क्लियर। तो आपने आइडेंटिफाई किया कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, आपने आइडेंटिफाई किया द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी आर सेलिंग, हमने आइडेंटिफाई किया कि व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, चौथे में हमने अलोकेट किया ट्रांजैक्शन प्राइस को, फिफ्थ में फाइनली हमने रिकॉग्नाइज किया रेवेन्यू जब कंट्रोल ट्रांसफर हो गया तब। Guys, any questions so far? Before we go into the details, any questions so far? Because it's very important कि हम लोग इसको शांति से समझें। Any questions so far on these five steps? फोर्थ स्टेप के बारे में बोल रहा है बंडलिंग। बंडलिंग का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए बंडलिंग का बेस्ट एग्जांपल जो है ना वो है मान लीजिए सॉफ्टवेयर सर्विसेज। मान लीजिए सॉफ्टवेयर सर्विस, तो मान लीजिए यू हैव एक्सप्लेन अ बिट मोर, ऑब्वियसली आई वुड हैव गॉन इनटू ईच ऑफ द स्टेप इन डिटेल। या धर्मा जस्ट होल्ड योर हॉर्सेस, आई विल एक्सप्लेन ऑल द स्टेप्स इन डिटेल, ठीक है ना। तो एक एक करके चलते हैं एंड एंटायर थिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर। अभी तक जो मैंने 5 स्टेप्स बोला, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन या प्रॉब्लम है क्या? प्लीज से यस और नो गाइस, इट्स इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको रियल लाइफ में भी बहुत मदद करने वाला है, ठीक है ना। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी अटेंटिव। सो आई होप पीपल आर सेइंग नो क्वेश्चंस, परफेक्ट, ठीक है। अब वापस से देखते हैं, देखिए कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में कमर्शियल सब्सटेंस होना चाहिए। मतलब अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट, इंडिया में एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बोलते हैं ना कि अगर कंसीडरेशन नहीं है तो कोई कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल नहीं है। बोलने का मतलब है कि सामने वाला अगर पे करने के अवस्था में ही नहीं है तो हम कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो फॉर एवरी कॉन्ट्रैक्ट टू बी लीगली इन्फोर्सिएबल उसका कमर्शियल सब्सटेंस होना चाहिए। मतलब when we are entering into a contract with the customer, he should be in a position to pay us back. अगर आप किसी ऐसे आदमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं जो आपको पता है कि आपको पैसे नहीं देगा, तो आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, ठीक है ना। प्लीज ध्यान से सुनिए, अगर आप किसी कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं और ये जानते हुए एंटर कर रहे हैं कि सामने वाले के पास पैसे नहीं है, अगर कोई बैंकरप्ट है, आप उसको सामान बेच रहे हैं, क्या आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे? द आंसर इज नो, बिकॉज देयर इज नो कमर्शियल सब्सटेंस। यू नो फॉर श्योर दैट सामने वाला बंदा जो है पैसा नहीं देगा। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में कमर्शियल सब्सटेंस होना चाहिए। सर पर कभी भी 100% गारंटी तो होता नहीं है कि पैसा मिलेगा। ऑब्वियसली देयर इज नो गारंटी। सामने वाला बाद में भी ही कैन डेफिनेटली से नो, और ही कैन से कि भाई बाद में देंगे, आपको लटका के रखेगा। तो यहां पर ना बहुत ही एक स्मॉल डिफरेंस है बिटवीन IFRS एंड US गैप, जिसके ऊपर मैं आपको लेके जाऊंगा। तो बोलता है कि फॉर यू टू डिसाइड कि भाई हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करें कि नहीं करें, पॉइंट क्या है कि जो कलेक्शन है ना, कलेक्शन वो प्रोबेबल होना चाहिए। प्रोबेबल मतलब क्या है? अगर पॉसिबिलिटी ऑफ रिसीविंग मनी is more than the possibility of not receiving the money, so we will go ahead and recognize the revenue. So as long as collection is probable, मतलब there are chances कि सामने वाला पैसा हमको दे देगा, तो हम revenue recognize कर लेंगे। लेकिन सर एक डिफरेंस है छोटा सा, ठीक है ना, एक डिफरेंस है छोटा सा, और वो डिफरेंस क्या है? मेरा जो IFRS है वो बोलता है हम कब बोलेंगे कि मेरा कलेक्शन प्रोबेबल है? व्हेन द कलेक्शन इज मोर लाइकली देन नॉट। मोर लाइकली देन नॉट का मतलब क्या हुआ? जहां पर मेरा कलेक्शन का चांसेस 50% से ज्यादा है, तो हम बोलेंगे
कि भाई मेरा कलेक्शन प्रोबेबल है और आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करिए। यूएस गैप बोलता है कि आप तब मानेंगे कि रेवेन्यू प्रोबेबल है व्हेन इट इज लाइकली टू ऑकर। और लाइकली टू ऑकर का मतलब क्या हुआ, 70 to 80% प्रोबेबिलिटी होना चाहिए कि मेरे को पैसा आ जाएगा। तो आपको एक लॉजिक समझ में आना चाहिए जो आपके दिमाग में बहुत क्लियर होना चाहिए कि भाई रेवेन्यू रिकॉग्निशन के लिए मैनेजमेंट को बहुत सारा एस्टिमेट्स करना पड़ता है, ठीक है ना। So every time you are entering into a contract, you will have to check the probability कि मेरे को पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। IFRS बोलता है कि अगर मेरा probability 50% से ज्यादा है, so I am good enough to book the revenue। US GAAP बोलता है कि भाई probable तब मानेंगे when it is likely to occur, मतलब कम से कम 70 to 80% गारंटी होना चाहिए कि पैसा आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब हुआ बिकॉज हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं, हम लोग स्टडी कर रहे हैं एनालिसिस ऑफ इनकम स्टेटमेंट। तो सर इससे हमको पता क्या चला कि आईएफआरएस के अंदर में रेवेन्यू जल्दी रिकॉर्ड होगा। सो ऑब्वियसली रेवेन्यू विल बी मोर फॉर कंपनीज हु आर रिपोर्टिंग अंडर आईएफआरएस, प्लस इसमें बैड डेट भी ज्यादा होगा। Because right, you are recognizing revenue when it is the chances of collection is more than 50%। वहीं पर यूएस में जो आपका रेवेन्यू है, उसका रेवेन्यू का जो वोलैटिलिटी है, रेवेन्यू का जो वोलैटिलिटी है, वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, वो कमती होगा, राइट। बिकॉज यू विल रिकॉग्नाइज रेवेन्यू ओनली व्हेन इट इज मोर लाइकली टू ऑकर, विच इज अराउंड 70 to 85%। और वहां पर जो बैड डेट हमको बुक्स में देखने को मिलेगा वो कमती देखने को मिलेगा। तो अगर आप एक एनालिस्ट हैं और आप कंपेयर कर रहे हैं यूएस कंपनी को यूरोपियन कंपनी से और आप डिसाइड कर रहे हैं कि आपको पैसा कहां लगाना है, तो ऑब्वियसली आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको रेवेन्यू को एडजस्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। एंड दैट इज व्हाई यू शुड नो दिस रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। तो पहला नंबर पॉइंट क्लियर हो गया हमको। पहला नंबर पॉइंट क्लियर हो गया कि सर एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कि एक लीगल अग्रीमेंट है हमारा कस्टमर के साथ में, ठीक है ना। उस लीगल अग्रीमेंट में सब कुछ क्लियरली लिखा हुआ होना चाहिए, बायर के बारे में, सेलर के बारे में, उसका राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, दोनों का राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, ट्रांजैक्शन प्राइस, माल कब बिकेगा। तो एक बेसिकली अग्रीमेंट का मतलब क्या कि सब कुछ एकदम टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियरली डिफाइंड है। और किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट या लीगली इन्फोर्सिएबल होने के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट में कमर्शियल सब्सटेंस होना चाहिए। कमर्शियल सब्सटेंस तब होता है जब हम बोलेंगे कि रेवेन्यू इज प्रोबेबल, द कलेक्शन इज प्रोबेबल, कि देयर आर हायर चांसेस ऑफ वी गेटिंग द रेवेन्यू। और उसका डिफरेंसेस मैंने आपको बताया यूएस गैप और आईएफआरएस के अंदर। सो इवन आफ्टर issuing a converged accounting standard, you can see here that this small, ये जो small statement है, more likely than not or likely to occur, can lead to different revenue numbers between a US company and a यूरोपियन कंपनी और इंडियन। और आपको पता है इंडिया में ये जो आईएफआरएस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इंड एएस 115, ठीक है ना। एक शॉर्टकट याद रखिएगा, एक पहले ऐड हो जाता है इंडिया में अगर आईएफआरएस 15 है तो इंडिया में आके वो 115 हो जाता है, ठीक है ना। तो हम कौन सा आईएफआरएस वाला फॉलो करते हैं, यहां तक क्लियर है मामला। नाउ किसी ने पूछा कि आइडेंटिफाई करिए परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, आइडेंटिफाई करिए। अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 में, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 2 का कि सर आइडेंटिफाई करिए परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, आइडेंटिफाई करिए परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। सर ये नाम के ऊपर में मत जाइएगा, पीओ शॉर्टकट में। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का मतलब क्या, गुड्स एंड सर्विसेज। तो जैसा मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि मान लीजिए आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर एज सर्विस कंपनी है। सॉफ्टवेयर एज सर्विस कंपनी में आप क्या कर रहे हैं, आप ना एक सॉफ्टवेयर को सेल कर रहे हैं, पर इन एडिशन टू सेलिंग द सॉफ्टवेयर आप उसका इंस्टॉलेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम आप
जो कंपनी को सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं आप उनको ट्रेनिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि उस कंपनी के जो एम्प्लॉइज हैं उस सॉफ्टवेयर को यूज कर सके। तो वैसे तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है ना, कि आपने सॉफ्टवेयर, आप जैसे आप मान लीजिए इन इंडिया यू आर अ कंपनी एंड यू आर इंप्लीमेंटिंग सैप राइट फॉर द फर्स्ट टाइम, और अगर और हिंदी में बोलूं तो कोई टैली लगा रहा है अपने कंपनी के अंदर में, तो अगर आप टैली लगा रहे हैं अपने कंपनी के अंदर में, ठीक है ना, तो इट इज नॉट जस्ट वन सर्विस दैट यू आर कंज्यूमिंग, आपने सॉफ्टवेयर भी खरीदा है, आपने इंस्टॉलेशन सर्विसेज भी लिया है, आपने ट्रेनिंग भी लिया है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कितना परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो गया सर? 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो गया। देयर आर 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अच्छा, किसी भी चीज के लिए कि भाई वो एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है कि नहीं है, उसके लिए सर क्या चेक करना पड़ेगा? उसके लिए ये चेक करना पड़ेगा कि सर ये वाला जो सॉफ्टवेयर है क्या हम इसको इंडिविजुअली कंपनी से खरीद सकते थे? इज इट पॉसिबल कि हम कंपनी को जाके बोले कि मेरे को इंस्टॉलेशन सर्विसेज और ट्रेनिंग सर्विसेज नहीं चाहिए, आप मेरे को खाली सॉफ्टवेयर बेच दीजिए, आप बताइए। यस, आफ्टर सेल सर्विस कुड ऑल्सो बी पार्ट, ऑफ कोर्स। इसमें ऐड कर लीजिए सपोर्ट सर्विसेज। टेल मी, इज इट पॉसिबल कि हम बोले कंपनी को कि भाई मेरे को इंस्टॉलेशन सर्विसेज नहीं चाहिए, बिकॉज इंस्टॉलेशन जो है वो बहुत स्टैंडर्ड है, इंस्टॉलेशन जो है वो बहुत स्टैंडर्ड है, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू इंस्टॉल, तो मेरे को आपसे इंस्टॉलेशन सर्विसेज नहीं चाहिए, मेरे को ट्रेनिंग नहीं चाहिए, भाई हम यूट्यूब पे वीडियो देख के सीख लेंगे कैसे काम करना है। इज इट पॉसिबल? और मेरे को कोई सपोर्ट सर्विसेज भी नहीं चाहिए, मेरा इन हाउस सपोर्ट सर्विस है। यस यू कैन, राइट? सो व्हेन you can, so what you will do, you will read the contract, you will identify the performance obligation। अब इस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को हम एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन माने कि 4 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन माने, ये डिपेंड करता है कि ये सॉफ्टवेयर हम सेपरेटली यूज कर सकते हैं क्या विदाउट टेकिंग द रिमेनिंग 3। इफ द आंसर इज यस, कि जो आप गुड्स ले रहे हैं आप वो गुड्स को इंडिपेंडेंटली यूज कर सकते हैं, चाहे ऑन इट्स ओन या विद दी गुड्स एंड सर्विसेज जो आप ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप उसको एक अलग, उसको आप एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मानेंगे। अच्छा, अगर इसी एग्जांपल में हम बोले कि सर सॉफ्टवेयर ना बहुत टेढ़ा है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, एक नया सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, मार्केट में इसके बारे में किसी को नहीं पता, सॉफ्टवेयर अगर आप ले भी लेंगे तो आप इसको यूज नहीं कर पाएंगे अनलेस वो आके, क्योंकि बहुत बारी क्या होता है इंस्टॉलेशन में, कोई इंस्टॉलेशन बहुत स्टैंडर्ड होता है, ठीक है ना, और कोई इंस्टॉलेशन जो होता है वो बहुत ही कस्टमाइज्ड होता है। तो अगर मैंने कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर खरीदा जहां पर इंस्टॉलेशन जब वो बंदा करेगा, जब कंपनी जब इंस्टॉलेशन करेगा तो वो बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन करेगा, ठीक है ना, और उस कस्टमाइजेशन के बगैर मेरा ये सॉफ्टवेयर किसी काम का नहीं होगा, तो क्या हम इस इंस्टॉलेशन सर्विस को एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ट्रीट करेंगे? बिना उसके ट्रेनिंग के, बिना उसके सपोर्ट सर्विसेज के हम ये सॉफ्टवेयर ऑपरेट ही नहीं कर पाएंगे। तो इन दिस सिनेरियो वेयर यू आर बाइंग अ न्यू सॉफ्टवेयर जिसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, जिसका इंस्टॉलेशन में बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन है, ठीक है ना, जहां पर एम्प्लॉय को ट्रेनिंग लेना ही पड़ेगा, ठीक है ना, और सपोर्ट सर्विसेज लेना ही पड़ेगा, तो हम इसको एक कॉन्ट्रैक्ट, हम एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन माने कि 4 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन माने? आप बताइए। प्लीज टेल मी। हाउ विल यू ट्रीट इट? ऑब्वियसली आप एक मानेंगे। तो अगर आप कोई सॉफ्टवेयर खरीद रहे हैं जहां पर सॉफ्टवेयर को आप, बहुत लोग डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स बोल रहे हैं, बहुत लोग वन बोल रहे हैं, मैंने आपको टेस्ट क्या बोला? व्हाट इज द टेस्ट? द टेस्ट इज कि क्या जो मैं खरीद रहा हूं, व्हाट इज द टेस्ट? इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस। ऑब्वियसली ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कोर्स नहीं है,
बट आई थिंक दिस पॉइंट डिजर्व्स अ बिट ऑफ रिस्पेक्ट। तो टेस्ट क्या है कि अगर मैं इन सारे सर्विसेज को इंडिविजुअली खरीद सकता हूं और मैं किसी और से भी खरीद सकता हूं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम बोलेंगे कि ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अलग है। लेकिन अगर मैं कोई एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा हूं जहां पर सर्विसेज तो 4 हैं, पर एक सर्विस के बिना दूसरा सर्विस किसी काम का नहीं है, तो हम उसको 1 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मानेंगे। सो इफ सर्विसेज आर इंडिपेंडेंट, if they are independent of each other and they are good to use, ठीक है ना, if the individual component of this contract is independent of each other and they are good to use by themselves, तो हम उसको एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मानते हैं। और अगर ये चारों सर्विसेज इंडिपेंडेंट नहीं है, ऑल ऑफ दीज आर कनेक्टेड, इट हैज टू बी टेकन एज अ बंडल, तो हम इस सारे चारों पॉइंट्स को हम एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मानेंगे। ठीक है, आर वी क्लियर गाइस? व्हेन वी विल treat this 4 services as 1 performance obligation compared to 4 different performance obligation? Please say yes, no. धर्मा बोल रहा है क्लियर है। गाइस प्लीज, इट्स an important point, so I'll take this as a yes। ठीक है ना? ऑब्वियसली हम 1-2 एग्जाम्पल और लेंगे जिससे आपको ये फंडा और क्लियर होगा। ठीक है, सो द सेकेंड स्टेप वॉज टू आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। ठीक है, उसके लिए टेस्ट क्या है मैंने आपको बता दिया कि वो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर होना चाहिए एंड वो गुड टू बी यूज्ड इन द प्रेजेंट कंडीशन होना चाहिए। ठीक है ना? अब ये जब हो गया तो स्टेप नंबर 3 जो है वो सबसे इजी है, क्योंकि यहां पर आपको आइडेंटिफाई करना है ट्रांजैक्शन प्राइस। और ट्रांजैक्शन प्राइस का मतलब क्या? आपको सेलिंग प्राइस पता होना चाहिए। ये तो आपके कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी लिखा होगा ना कि ये आप जो सॉफ्टवेयर ले रहे हैं प्लस इंस्टॉलेशन सर्विसेज प्लस ट्रेनिंग प्लस कस्टमर सर्विस, सर ये हम खरीद रहे हैं कुल मिला के $1 मिलियन में। तो व्हाट इज योर ट्रांजैक्शन प्राइस? Your transaction price is $1 million. So step number 3 is the most easy. ये सबसे easy portion है जहां पर आप आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजैक्शन प्राइस को। स्टेप नंबर 4 जो है वो इंटरेस्टिंग है। वो बोलता है कि आपको अलोकेट करना पड़ेगा। तो अगर एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पूरा 1 मिलियन लीजिए और जब कंट्रोल ट्रांसफर हो गया तो पूरा का पूरा 1 मिलियन बुक कर लीजिए। लेकिन अगर, ठीक है ना, ये जो सॉफ्टवेयर है ये बहुत ही कस्टमाइज्ड है, सॉरी ठीक है ना, ये कस्टमाइज नहीं है, ये हर एक चीज, मतलब ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जो इंस्टॉलेशन सर्विसेज है, ये जो ट्रेनिंग है, ये सपोर्ट सर्विसेज है, ईच ऑफ दीज सर्विसेज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है, एंड दे आर गुड टू बी यूज्ड सेपरेटली। तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको अलोकेट करना पड़ेगा ट्रांजैक्शन प्राइस। अच्छा सर, अलोकेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इन चारों चीजों का 1 2 3 4। सो फर्स्ट वाज योर सॉफ्टवेयर लाइसेंस, द अदर वन इज योर इंस्टॉलेशन, the third one is your training, fourth one is your after support service। अच्छा, अलोकेट करने के लिए ना हमको इसका निकालना पड़ेगा स्टैंड अलोन। हमको अलोकेट करने के लिए निकालना पड़ेगा इसका स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको SSP करना पड़ेगा, आपको इसका स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस निकालना पड़ेगा कि सर मार्केट में ये सॉफ्टवेयर कितने का बिकता है। तो किसने बोला
कि भाई ये सॉफ्टवेयर मार्केट में 600 का बिकता है, अगर आप ये खाली इंस्टॉलेशन किसी और कंपनी से करवाएंगे ना, सो दे विल बी चार्जिंग यू 200। ट्रेनिंग के लिए वो चार्ज करेंगे $100, ये सारा का सारा, ठीक है ना। और मान लेते हैं कि मैंने ये वाला कॉन्ट्रैक्ट ₹1000 में किया है, और सर आफ्टर सपोर्ट के लिए ना आपको कम से कम ₹50 देना पड़ेगा। व्हेन आई एम सेइंग 50, आई एम सेइंग US में, ठीक है ना, आप और इसको मिलियन में मान सकते हैं। तो नाउ दिस बिकम्स द रेशियो। सो आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस निकालना पड़ेगा। आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस निकालना पड़ेगा, और आपको इसी के रेशियो में, आपको इसी के रेशियो में रेवेन्यू को बुक करना पड़ेगा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, लेट्स गो अहेड। इसका मतलब यह हुआ कि आप सॉफ्टवेयर के लिए कितना रेवेन्यू बुक करेंगे। तो सर इसका पहले हम टोटल कर लेते हैं, इसको हम रैदर 150 डाल सकते हैं। लेट्स मेक दिस एज, सो ये 200 का है, ये 150 का है, एंड लेट्स से दिस इज अनदर 150। तो व्हाट इज द टोटल, 800 और 300 1100। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आप सॉफ्टवेयर में कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे, आप करेंगे, मान लीजिए टोटल कॉन्ट्रैक्ट ₹1000 का था, आपने लिया 600 बाई 1100, आप इतना रेवेन्यू बुक करेंगे सॉफ्टवेयर का। फिर आप इंस्टॉलेशन का कितना रेवेन्यू बुक करेंगे, 1000 इंटू 200 बाई 1100। आप ट्रेनिंग का कितना बुक करेंगे, 1000 इंटू 150 बाई 1100। और आप आफ्टर सपोर्ट का कितना बुक करेंगे, 1000 बाई 150 बाई 1100। सो दिस विल बी योर रेवेन्यू दैट यू विल रिकॉग्नाइज। तो रेवेन्यू को अलोकेट करने के लिए आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, रेवेन्यू को अलोकेट करने के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। रेवेन्यू को बुक करने के लिए क्या ढूंढना पड़ेगा, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। सर ये स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस कहां मिलता है, सर ये स्टैंड अलोन, गाइस कैन आई गेट सम इनपुट्स फ्रॉम यू, फ्रॉम वेयर विल आई फाइंड दिस स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस, any idea, any answers, from where will I find this stand alone selling prices? सर ये जो SSP है, कोट्स फ्रॉम आउटसाइड, नोट्स नहीं, नोट्स टू अकाउंट्स क्यों आदित्य, नोट्स टू अकाउंट्स तो बहुत बाद में बनेगा राइट, अभी हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स नहीं बना रहे। नाउ यू इमेजिन यू आर अ कंपनी, मार्केट रेफरेंस, सो प्रीतम बोल रहा है मार्केट रेफरेंस, अक्षत बोल रहा है मार्केट वैल्यू। सो ऑब्वियसली ये स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के लिए आपको मार्केट में जाके इसका प्राइसेस चेक करना पड़ेगा कि ये जो कंपनी है जो ये आपको प्रोडक्ट या सर्विसेज दे रहा है, ये इंडिपेंडेंटली अगर कोई खरीदता है ऐसा सर्विसेज तो वो कितने में खरीदता है। तो आपको मार्केट में जाके पता करना पड़ेगा कि ऐसा सिमिलर सर्विसेज, तो स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केट में जाके सिमिलर प्रोडक्ट कौन से दाम पर ट्रेड होता है, ठीक है ना, मार्केट में सिमिलर प्रोडक्ट कौन से दाम पर ट्रेड होता है, वो आपका स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस बनेगा, ठीक है ना। और फिर आप क्या करेंगे, उसका रेशियो निकाल के अलोकेट कर देंगे रेवेन्यू। एंड ऑब्वियसली द लास्ट स्टेप इज द कंट्रोल पार्ट, लास्ट स्टेप इज द कंट्रोल पार्ट। एंड आपको पता है सबसे बड़ा जो चेंज आया है ना, सबसे बड़ा जो चेंज IFRS 15 के वजह से वो यहीं पर आया है। तो पहले क्या होता था, जितने भी रियल एस्टेट कंपनी है, जितने भी रियल एस्टेट कंपनी है, वो क्या करते थे, वो क्या करते थे कि मान लीजिए आपको एक फ्लैट खरीदना है और आप एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में जाके फ्लैट खरीद रहे हैं। आपने बोला कि भाई 10% डाउन पेमेंट दो और अपना फ्लैट बुक कर लो, फ्लैट बुक कर लो, ठीक है। आई होप यू आर विथ मी,
ऐसे ही चलता है। अब होता क्या था, जैसे ही आपने 10% डाउन पेमेंट किया, ये जो रियल एस्टेट कंपनी है, डीएलएफ, गोदरेज, डिफरेंट कंपनीज, प्रेस्टीज, अगर कोई साउथ का है तो, वो क्या बोलती थी कि जैसे ही सामने वाले बंदे ने 10% डाउन पेमेंट ट्रांसफर किया, वो क्या कर सकता है, जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है, जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो बायर को ट्रांसफर हो गया, इट गॉट ट्रांसफर्ड टू द बायर। The moment he made 10% of down payment, the risk and reward got automatically transferred to the buyer, and the real estate company will book revenue. They will start booking the revenue as a percentage of completion method. ठीक है ना? तो जैसे जितना जितना काम होगा वो उतना उतना रेवेन्यू बुक करते चला जाएगा। I hope you are following this example. This is how it works in market as well. लेकिन IFRS 15 आगे बोला कि भाई ये रिस्क एंड रिवॉर्ड इज नॉट एनफ, तुमको चेक करना पड़ेगा कि क्या बायर के पास कंट्रोल है कि नहीं है। सर ये हम कैसे चेक करेंगे कंट्रोल है कि नहीं है? कैन बायर कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट? जब मन चाहे तब कैंसिल कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट? अगर आंसर हां है, ठीक है। बायर ये फ्लैट किसी और को भी चाहे तो बेच सकता है, अगर इसका आंसर यस है तो हम बोलेंगे कि बायर के पास कंट्रोल है, नहीं तो हम नहीं मानेंगे कि बायर के पास कंट्रोल है। तो आप देखोगे, आप सबको पता ही है कि इट इज नॉट इजी कि आपने जो 10% डाउन पेमेंट किया है, आप उस अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को जैसे चाहे, क्या बायर उस प्रॉपर्टी को जिस तरीके से यूज करना चाहे यूज कर सकता है क्या? द आंसर इज नो। इफ आंसर टू ऑल द क्वेश्चन इज नो नो नो, तो हम मानेंगे कंट्रोल ट्रांसफर नहीं हुआ है और आप जीरो रेवेन्यू बुक करेंगे। सो दिस वाज अ गेम चेंजर, दिस इज वेयर इट वाज अ गेम चेंजर। पहले जो रियल एस्टेट कंपनीज परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड से रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होने का बोल के रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेती थी, अब उनको प्रूव करना पड़ता है कि भैया कंट्रोल ट्रांसफर हुआ है। अगर कंट्रोल ट्रांसफर हुआ है तो आप परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड लगा सकते हैं, मतलब आप ग्रेजुअली बुक कर सकते हैं रेवेन्यू को। लेकिन अगर कंट्रोल ट्रांसफर नहीं हुआ है, so you will have to wait till the control gets transferred। का मतलब क्या है, पूरा का पूरा जो रेवेन्यू है वो एक बार में बुक होगा रियल एस्टेट कंपनी के लिए। अगर ये प्रूव हो जाता है कि बायर के पास कंट्रोल नहीं है, भले ही उसने डाउन पेमेंट कर लिया, भले ही 50% काम पूरा हो गया रियल एस्टेट कंपनी का, दे विल नॉट रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू टिल इट इज प्रूव्ड that buyer is having the control। और बायर के पास कंट्रोल मोस्टली तब आता है जब उसको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है कि भाई आपका घर रेडी है, आप आइए रहिए, ठीक है ना। तो दिस इज वेयर IFRS 15 वाज अ गेम चेंजर। पहले जो रियल एस्टेट कंपनी अपनी रेवेन्यू आराम से बुक करती थी विदाउट प्रूविंग फॉर दिस कंट्रोल, नाउ दे हैव टू वेट टिल द पॉइंट कंट्रोल इज ट्रांसफर टू द बायर। और हम कब मानेंगे कि बायर के पास कंट्रोल है? when he can use the property as he wants to। वो उस प्रॉपर्टी को अंडर कंस्ट्रक्शन होते हुए भी किसी और को बेच सकता है। he can modify the property as he want। if all those conditions are existing, तब हम मानेंगे कि कंट्रोल होगा, ठीक है ना। so this is where it was a game changer कि भैया instead of saying कि हम रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होने पर रेवेन्यू बुक करेंगे, आई विल वेट फॉर द कंट्रोल ऑफ दैट गुड्स एंड सर्विसेज टू बी ट्रांसफर्ड। और जब कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा तब हम अपने रेवेन्यू को बुक कर लेंगे, ठीक है। सो ऑब्वियसली हम लोग इसको और एक दो एग्जांपल से एस्टेब्लिश करेंगे, बट दीज आर द 5 स्टेप्स ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन, ठीक है ना। दीज आर द 5 स्टेप्स ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन कि आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए कॉन्ट्रैक्ट को, मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट का मतलब बताया। फिर आप आइडेंटिफाई करिए परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को, मैंने आपको परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का मतलब समझाया। फिर आप डिटरमाइन करिए ट्रांजैक्शन प्राइस, विच इज द मोस्ट सिंपलेस्ट थिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ।
फिर आप अलोकेट करिए उस ट्रांजैक्शन प्राइस को टू परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन विथ हेल्प ऑफ स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस, और लास्ट में जब कंट्रोल ट्रांसफर हो गया तब रेवेन्यू बुक करिए। ठीक है, सो दिस इज द 5 स्टेप अप्रोच जो आप किसी भी रेवेन्यू रिकॉग्निशन सिनेरियो में आप ये 5 प्रिंसिपल्स, ये 5 स्टेप फॉलो करके डिसाइड कर सकते हैं कि आपको रेवेन्यू बुक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आर वी क्लियर गाइस? ये पहली बार जब कोई तो धर्मा बोल रहा है ग्रेट एक्सप्लेनेशन, थैंक यू धर्मा। तो कृति, अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं, अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं, बायर कैन सेल अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, तो जो कंपनी है, जो सेलर है, वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेगा पीसमील बेसिस पे, वो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड फॉलो करेगा। मैंने ये नहीं बोला कि आप बेच नहीं सकते, मैं ये बोल रहा हूं कि आप चेक करिए कि आपके पास ये राइट है क्या। अगर आपके पास राइट है तो आप the selling company will book the revenue on a percentage of completion method, और अगर बायर के पास राइट टू रीसेल नहीं है तो आपको वेट करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने का, फिर जाके आप रेवेन्यू बुक कर सकते हैं। ठीक है ना? सो कृति, इट इज जस्ट अ प्रिंसिपल, इट इज, ठीक है ना? आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन से बेसिकली यू आर ऑन विच साइड, इफ यू आर इन दिस साइड और दैट साइड। ओके, इज इट whether you have the control transferred, yes or no, depending upon which company does fraud in this to avoid taxes from supply, wind company does fraud in this to avoid taxes, of course भाई दुनिया का सारा फ्रॉड रेवेन्यू से ही तो होता है, कोई भी नहीं चाहता कि मेरा सेल्स नंबर खराब आए। ठीक है ना? सो कंपनी प्ले अराउंड वेरी हेविली व्हेन इट कम्स टू रेवेन्यू रिकॉग्निशन, एंड एज लॉन्ग एज यू हैव दीज प्रिंसिपल्स, आप एज अ एनालिस्ट आप चैलेंज कर सकते हो उसके रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल को। ठीक है ना? सो यू शुड बी हैविंग एन एब्सोल्यूट क्लैरिटी ऑन हाउ दीज 5 स्टेप वर्क्स। ठीक है? सो आई होप इट इज क्लियर। इट्स अ हेवी टॉपिक और हमारा टाइम भी हो गया है, सो आई टेक अ पॉज हियर। फिर ठीक है ना, फिर अपने नेक्स्ट वीक मिलेंगे एंड देन वी विल डिस्कस द रेस्ट ऑफ द आइटम। as I always tell you, I hope आपको मजा आया आज क्लास करके। मेरे को तो मजा आता ही है पढ़ा के। तो अब अपने नेक्स्ट वीक मिलेंगे। अंटिल देन हैव फन, एंजॉय लाइफ। लाइफ इज नॉट मेंट टू बी सीरियस, और पढ़ाई का मतलब कभी ये नहीं होता है यू आर सल्किंग कि भाई रो धो रहे पढ़ाई करके। ठीक है ना? रियली डिटेल एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। आई एम ग्लैड दैट ऑल ऑफ यू लाइक दिस एक्सप्लेनेशन, बिकॉज आई ऑल्सो फील कि आपको ये पता होना चाहिए अच्छे से। ठीक है? So all the best guys, good evening and have fun until we meet the next time. ठीक है ना? God bless you all.